नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, बहुत सोच समझकर ये थंबनेल तैयार किया है और नीचे लिखा है प्रश्न जो हूबू आए। कहाँ है प्रश्न हूबू? एनसीईआरटी से हूबू प्रश्न आए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में। सहायक आचार्य परीक्षा 2024 में हूबहू प्रश्न आए हैं एनसीईआरटी से। आज से लगभग एक साल पहले या उससे भी थोड़ा बहुत कम अवधि हो सकती है, यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी कहां से शुरू करें, और उसमें सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की किताबों का हवाला दिया था। एनसीईआरटी किताबें मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रेरित किया था और मैंने ये भी बताया था कि 2022 जो स्कूल व्याख्याता के जो पेपर हुए उसमें लगभग 15 प्रश्न 12th के एनसीईआरटी से आए। केवल 12th के एनसीईआरटी से 14 से 15 प्रश्न थे। कॉलेज व्याख्याता का पेपर राजनीति विज्ञान का, जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है पूरे राजस्थान में, आप लोग जानते हैं कि किस लेवल का जिन्होंने पेपर दिया वो उस लेवल से परिचित है, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया, पेपर होने के बाद जिन्होंने पेपर देखा, फर्स्ट पेपर तो खैर छोड़िए ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सेकंड पेपर था उसमें प्रश्नों की जो प्रकृति थी, फैक्ट जो पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट के जो प्रश्न थे, अपने आप में नए प्रकार के प्रश्न थे। मैं इस बात को बहुत सोच समझकर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि कॉलेज व्याख्याता के जो 300 प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपके स्टडी मटेरियल में कम से कम 40 से 45 पुस्तकें होनी चाहिए, तब कहीं जाकर उन प्रश्नों के हल आप कर पाएंगे। और वो भी सब नहीं, 10% प्रश्न तो ऐसे हैं जिसके उत्तर आरपीसी द्वारा जारी आंसर की के बाद ही हम लोगों को पता चल पाएंगे। ऐसी स्थिति में जहां 40 से 45 किताबें आपके पास होनी चाहिए उन प्रश्नों के आंसर ढूंढने के लिए, वहीं केवल और केवल एनसीईआरटी की जो 4 किताबें हैं, कक्षा 12th में 2, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति, और संविधान क्यों और कैसे, यानी भारतीय संविधान की जो पुस्तक है कक्षा 11th में एनसीईआरटी की, और एक जो अवधारणा वाली राजनीतिक सिद्धांत की जो किताब है 11th में, हालांकि वहां से कोई प्रश्न आया नहीं। इन 3 किताबों में से इस पेपर में 13 प्रश्न आए हैं। आप कहोगे सर 13 ही? 13 प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, और यह ज्यादा इसलिए है क्योंकि एक तरफ आपके पास 45 किताबें हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें से बाकी के प्रश्न आप ढूंढ पाएंगे, लगभग 250 से अधिक प्रश्न आप ढूंढ पाएंगे, और एक तरफ ये 3 किताबें हैं छोटी सी, 100-125 रुपए में तीनों किताबें आ जाती है, और इनमें से 13 प्रश्न मिलना और 13 प्रश्न हूबहू मिलना, कौन से वो प्रश्न थे जो हूबहू आए कक्षा 11th और 12th की एनसीईआरटी से, मैं विद प्रूफ आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। आगे कभी जब भी समय मिलेगा, स्कूल व्याख्याता 2022 के पेपर में एनसीईआरटी से कौन से हूबहू प्रश्न आए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में आप लोग देखेंगे, जब प्रूफ देखेंगे आप लोग, तो आप दांतों तले अंगुली दबाएंगे। जिन्होंने कॉलेज व्याख्याता का पेपर दिया और एनसीईआरटी को ठीक से नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और जो एनसीईआरटी को हल्के में ले रहे हैं, उनको भी आज ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। कक्षा को शुरू करने से पहले, उन 13 प्रश्न और उसके ऊपर चर्चा करने से पहले, एक मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान से, तो आप हमारे ऐप पॉलिटिकल एकेडमी को अवश्य डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और यूट्यूब से हमारे जुड़े, आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। और स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप में जुड़े, डेमो क्लासेस देखें, नोट्स देखें, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक से तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और प्रयास करें कि इस वीडियो को अधिकतम विद्यार्थियों तक आप लोग पहुंचाएं, उसके लिए शेयर भी करें। यूट्यूब चैनल पर भी आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहला जो प्रश्न जो आप लोगों के सामने है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्य भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। यह कथन इसमें गलत है, और प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, हिंदू, मुसलमान और सिखों में उनकी संख्या के अनुपात में बांटा गया, यह कथन भी गलत है। इसका उत्तर तो हमने पहले वीडियो में बताया, और दोनों कथन गलत है, लेकिन यह कहां से प्रश्न पूछा गया ये जरा देखिए। कक्षा 11th की एनसीईआरटी का जो पहला अध्याय है, 2 प्रश्न पूछे गए इस पहले अध्याय में से, 2 प्रश्न, संविधान क्यों और कैसे। मैंने कुछ में तो पेज नंबर भी लिखे, ये 15 नंबर पेज है कक्षा 11th में। इन दोनों कथन को पढ़िए।
प्रत्येक प्रांत की सीटें 3 समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य, या हिंदू लिखा हुआ था इसलिए वो गलत हो गया, सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। दूसरा कथन, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। दूसरी बात, देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव उनके परामर्श से तय किया गया, और आप जानते हैं कि देशी रियासतों से प्रतिनिधियों को मनोनीत भी किया गया था और निर्वाचित भी किया गया था। लगभग 50% निर्वाचित और लगभग 50% मनोनीत थे, लेकिन कुछ निर्वाचित थे, कुछ मनोनीत थे कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर देशी रियासतों से भी सदस्य संविधान सभा में आए थे और उनमें से कुछ मनोनीत भी थे, कुछ निर्वाचित भी थे। इस आधार पर वो दोनों कथन क्या हो गए आप लोगों के, गलत हो गए। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको 11th के एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, और 11th के एनसीईआरटी के पहले ही पार्ट में से यह दूसरा प्रश्न जो आप लोगों को पूछा गया था। कथन देखिए जरा, संविधान का मुख्य कार्य बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाना है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब इस कथन को पढ़िए जरा, कक्षा 11th एनसीईआरटी, पार्ट का नाम है संविधान क्यों और कैसे, जो पहला है, पहला पार्ट ये। संविधान का पहला काम है वो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। हूबहू कथन है ये वाला, और ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। जरा दूसरे कथन को देखिए, संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके, और वह व्यक्ति को नैतिक पहचान भी देता है। अब जरा इस कथन को देखिए, संविधान का जो चौथा काम दे रखा है, 4 काम दे रखे हैं संविधान के पहले अध्याय में, संविधान का चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी समता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। देखिए जरा, संविधान सरकार को समाज की ऐसी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता बनाता है और व्यक्ति को नैतिक पहचान देता है। हूबहू पूछे गए। इस किताब में संविधान के 2 कार्य और भी बताए गए। एक कार्य है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी, यह भी संविधान तय करता है। और एक और कार्य दे रखा है कि संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए कानून जो है उन कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाती है। इनकी सरकार अपनी मनमर्जी से कानून नहीं बना सकती, उसके ऊपर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे मौलिक अधिकारों का सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। लेकिन यह कथन भी सही हो गया। अब जरा तीसरा कथन देखिए, आप ताकत देखिए एनसीईआरटी की। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह कथन गलत है। इनकी इसका उत्तर तो हो गया कि कथन 1 और 2 सही है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। अब जरा इसको देखिए, इसी किताब में जहां प्रश्नोत्तर दे रखे हैं वहां पहला प्रश्न दे रखा है कि इनमें से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है, और पहला, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है। दूसरा, यह शासन की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र रेखांकित करता है, इनकी शक्तियों का विभाजन करता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य सरकार में। और यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, यह बात भी सही है। और इस प्रश्न का उत्तर है कि यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में अच्छे लोग आए। संविधान यह सुनिश्चित नहीं करता है कि संविधान में अच्छे लोग आए। यह सुनिश्चित तो जनता करेगी, वो अपने मतदान के द्वारा ऐसे लोगों को चुनकर भेजेगी वास्तव में जो नेक हो, ईमानदार हो, जो जनता के हित में काम करे, जो राष्ट्र के लिए काम करे, ऐसे लोगों को चुनकर जनता भेजेगी। संविधान ये सुनिश्चित नहीं करता है। ये हूबहू कथन इस प्रश्न में दे रखा है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों के CAN की ये कथन गलत है, यह संविधान का कार्य नहीं है। अब जरा इस प्रश्न के इस कथन को आप लोग देखिए कि निम्न में से कौन सा जो है संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो यह सही कथन नहीं है। ठीक है, 2 प्रश्न एक ही पाठ में से। अगला, शीत युद्ध के दौरान कौन सा पदबंध इस तर्क को संदर्भित करता है कि 2 महाशक्तियों के बीच स्थिरता दोनों पक्षों के बड़े परमाणु शस्त्रागार के कारण थी। शीत युद्ध से संबंधित प्रश्न है, कॉन्सेप्ट का प्रश्न था कि 2 महाशक्तियों के बीच स्थिरता, 2 महाशक्तियों के बीच स्थिरता का मतलब है कि जो शीत युद्ध है उस शीत युद्ध में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि दोनों जो बड़ी महाशक्तियां थी, दोनों जो बड़ी महाशक्तियां थी, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट जैसे खूब संकट आए, लेकिन शीत युद्ध रक्तरंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। शीत युद्ध हम कह सकते हैं कि एक परमाणु युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। उसके क्या कारण थे? तो उसका पहला कारण तो यह था कि दोनों बड़ी महाशक्तियों के बीच में संतुलन था। क्या था? संतुलन था। दोनों के पास लगभग बराबर शक्ति थी, बराबर परमाणु हथियार थे।
इसलिए युद्ध का जोखिम कोई उठाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनको पता था कि युद्ध का जोखिम उठाने पर यदि थोड़े बहुत भी परमाणु हथियार किसी के पास बच गए तो हमारा भी विनाश साथ में होगा। तो पहली बात तो इसका उत्तर जो था वो ये था, एक तो था संतुलन, दोनों के पास बराबर शक्तियां थी, और दूसरा उनको भय भी था। भय इस बात का था कि यदि युद्ध प्रारंभ हो गया, यदि गलती से भी परमाणु हथियार हमने चला जाता है, परमाणु हथियार दाग दिया जाता है, चाहे गलती से ही हुआ, चाहे कोई तकनीकी मिस्टेक भी हुई, चाहे कोई मानवीय भूल से भी हो गया, तो एक ऐसा बड़ा युद्ध हो जाएगा कि जिससे कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए परमाणु की संधियां हुई, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की संधियां हुई, और उसका कारण वो भय था। यदि आप एनसीईआरटी के, इसका उत्तर तो यह है, यदि आप कक्षा 12 की एनसीईआरटी का शीत युद्ध का दौर वाला पहला अध्याय पढ़ते हैं तो इसके पेज नंबर 4 और 8 के दोनों पेज को पढ़ने पर इसका उत्तर आराम से दिया जा सकता है। क्योंकि ये देखिए, पहली बात तो इसमें संतुलन ये दे रखा है आप लोगों की, और संतुलन अप्रोध, क्योंकि दोनों को बड़ा डर था कि युद्ध प्रारंभ हो गया तो अंत पता नहीं क्या होगा। और दूसरा इसमें इस कथन को पढ़ते हैं तो यहां पर इस बात को दे रखा है कि यदि एक देश दूसरे देश पर गलती से भी कोई हथियार दाग देता है या कोई परमाणु दुर्घटना हो जाती है, गलती से हथियार यदि चल गया, सैनिक शरारत में ऐसा कर दें तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। तो भय भी था और संतुलन भी था। इस कारण से ही भय और संतुलन के कारण ही दोनों महाशक्तियों के बीच स्थिरता के बड़े परमाणु शस्त्रागार के कारण थी, जो पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की स्थिति का कारण बनती है। पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, युद्ध हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो पहले पार्ट को पढ़ने पर इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जा सकता था, और यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो रामास्वामी नायकर के बारे में जो कथन है, और एक और बात जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ साझा कर देनी चाहिए, स्कूल व्याख्याता का जो बैच हम ले रहे हैं उसमें कंप्लीट 11th और 12th की एनसीईआरटी हम करवा रहे हैं। 12th की एनसीईआरटी करवा दी, 11th की एक किताब की एनसीईआरटी हमने पूरी करवा रखी, एक किताब बची, उसकी एनसीईआरटी को भी हम ठीक से करवाएंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमने यूट्यूब पर 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ा रखी है। ऐप में हमने रिवीजन वीडियो भी डाले, एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज भी दी है, ताकि बच्चे ठीक से जो है एनसीईआरटी की तैयारी कर सके। ईवी रामास्वामी नायकर, हमने जब स्वतंत्रता टॉपिक पढ़ा है तब ईवी रामास्वामी को उसमें शामिल किया, और हूबहू वहां से प्रश्न पढ़ा है। आप लोग देखिए कि उनका मानना था कि प्राचीन इतिहास और वर्तमान राजनीति ने दक्षिण भारत पर उत्तर भारत का प्रभुत्व मजबूत किया है। कथन देख लीजिए, फिर मैं इसका प्रमाण बताता हूं। उन्होंने नास्तिकता और महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में उग्र सुधारवादी रुख अपनाया, इनकी महिला सुधार के लिए प्रयास किए। वह दक्षिण भारत में द्रविड़ नाडु नामक एक अलग संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के खिलाफ थे, और 1944 में उन्होंने अपनी पार्टी द्रविड़ कसकम बनाई। अब इन चारों कथन में से एक कथन गलत है। कथन तो यह गलत है, कैसे गलत है जरा आप लोग यहां से देखिए। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो 8वां पाठ है कक्षा 12th में, 152 नंबर जो पेज है आपकी एनसीईआरटी के, वहां आप देख सकते हैं ईवी रामास्वामी नायकर। यहां देखिए, द्रविड़ कसकम की स्थापना, और द्रविड़ कसकम की स्थापना इन्होंने 1944 में की, और जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर इन्होंने द्रविड़ कसकम की स्थापना कर दी 1944 में। हालांकि 1944 यहां कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। हमने जब इस टॉपिक को करवाया हमारे स्टूडेंट के लिए, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के बैच के लिए, तब हमने 1944 का वर्ष भी वहां पर लिखा था कि द्रविड़ कसकम की स्थापना इनके द्वारा की गई। दूसरा कथन देखिए, हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध। इनका मानना था उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। ये देखिए नारा लिखा हुआ है। उत्तर भारत के वर्चस्व का इन्होंने विरोध किया, और इन्होंने कहा कि द्रविड़ अलग है और उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तीसरा, आंदोलन के नेतृत्व के एक हिस्से की आकांक्षा थी कि अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। इनकी एक अलगाववादी आंदोलन था। यह एक प्रकार से क्षेत्रीयता की पहली प्रबल अभिव्यक्ति थी, जिसके तहत एक अलग द्रविड़ राष्ट्र की भी मांग की गई थी। और अंतिम कथन देख लीजिए, उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारा इन्होंने, और क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर दी। द्रविड़ संस्कृति के महत्व पर इन्होंने बल दिया। इस प्रकार से यह कथन गलत हो गया कि वो दक्षिण भारत में द्रविड़ नाडु नामक एक अलग राष्ट्र संप्रभु की स्थापना के खिलाफ थे। खिलाफ नहीं थे, उन्होंने समर्थन भी किया था। तो ये तीनों कथन आप लोगों के सही हो गए। महिला अधिकारों के समर्थक थे। महिला अधिकारों के समर्थक इसलिए थे क्योंकि वो सुधार करना चाहते थे। जो अंधविश्वास जो था उसके बिल्कुल भी समर्थक ये नहीं थे। देख लीजिए, जाति विरोधी आंदोलन और द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक थे। तो इससे ये चीज भी आप लोगों के जो है क्लियर हो जाती है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, जो 9वां अध्याय है, नए बदलाव, एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक नहीं 2 प्रश्न उस पाठ में से पूछे गए थे।
निम्नलिखित में से किस लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा? इसका उत्तर तो आप लोगों को जानकारी है, 11वीं लोकसभा है। आइए कैसे इसका उत्तर दिया जा सकता है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी में यह चार्ट दे रखा है 9वें अध्याय में सबसे लास्ट में। 1984 से लगाकर वर्ष 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिली सीटें दे रखी है। एनसीईआरटी मेरे पास प्रमाण है। और यहां जरा देखिए, 1984 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीट मिली, कांग्रेस को 415 सीटें यहां दे रखी है, तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। 1989 के चुनाव में बीजेपी 85 या 85 है और कांग्रेस को 197, यहां सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। 10वीं जो लोकसभा के चुनाव थे 1991 में, उसमें 221 भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 244 कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी, तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई आप लोगों के कांग्रेस। लेकिन इसको जरा देखिए, 11वीं जो लोकसभा के चुनाव है, इस 11वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली 160 और कांग्रेस को सीटें मिली 140। सबसे बड़ा दल पहली बार भारतीय जनता पार्टी कौन से चुनाव में हुआ? 11वीं लोकसभा में। हालांकि 10वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा मिली थी 11वीं की अपेक्षा, लेकिन वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं था। यहां से यह प्रश्न आप लोगों के हल हो रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं मैं आप लोगों को, 6ठा अध्याय है समकालीन विश्व की राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत सी किताबों में से, बहुत सी पुस्तकों में से, बहुत लंबे चौड़ी डिटेल में हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के केवल 7-8 पेज के इस टॉपिक में 3 प्रश्न पूछे गए कॉलेज व्याख्याता में, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, और तीनों हूबहू पूछे गए। आप जरा देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर क्या कर दी गई थी? 10 कर दी गई थी। इसका उत्तर तो है 1965। अब जरा आप लोग देखिए, ये कक्षा 12 संयुक्त राष्ट्र संघ पेज नंबर 93 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या यानी सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 कर दी। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या इस तरह है, यानी कि अस्थायी, ऊपर ये कट गया। अस्थायी सदस्य जो सुरक्षा परिषद के हैं उनकी सदस्य प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और स्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 और स्थायी सदस्यों की संख्या 5, कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। लेकिन 1965 में ये 6 से बढ़कर संख्या कितनी हो जाती? 10, और ये 5 के 5 है, तो कितने हो गए आप लोगों के? 15। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1965 में सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या वो 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 कर दी गई। हालांकि यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 6 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। तो इस कथन के बाद आराम से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि जो 6 संख्या थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो गई, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है स्थायी सदस्यों की संख्या क्या थी? स्थिर थी। थोड़ा सा आंकड़े चयन से आराम से इसको हल किया जा सकता था। पहला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से। दूसरा प्रश्न देखिए, 9वां अध्याय नए बदलाव। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो किस राजनीतिक दल से थे? इसका उत्तर तो जनता दल है, आप लोग जानते हैं। लेकिन कहां है उत्तर? गठबंधन का युग, जो नए बदलाव में पेज नंबर 176 और 179 यदि हम ठीक से पढ़ते हैं, इस उत्तर का हल चुटकियों में किया जा सकता है। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार हुई, और यह मोर्चा किसका था? जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया। तो वीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय वो राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन प्रधानमंत्री बने थे 1989 में। ये इसका प्रमाण हो गया। और दूसरा आप लोगों के लिए ये हो गया कि वो जनता दल का ये राष्ट्रीय मोर्चा था और जनता दल के जो है वीपी सिंह आप लोगों के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संघ यानी कि जो आसियान है, आसियान, इस आसियान के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। पहले तीनों कथन देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं प्रश्न कैसे हल होता। 1967 में इसका गठन किया गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे 5 देशों के सरकार प्रमुखों ने इसमें भागीदारी निभाई और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। एक डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पर हमने आसियान भी डाल रखा, आप उसको देखेंगे तो भी ये प्रश्न आपके आराम से हल हो जाएगा। आसियान अपने लक्ष्यों, सिद्धांतों, उद्देश्यों की सदस्यता लेते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के सभी राज्यों की भागीदारी के लिए क्या है? खुला है। यानी कि 5 देशों ने इसके संस्थापक देश थे। आज वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। इसका मतलब 5 देश इसके बाद में सदस्य बने, क्योंकि उस क्षेत्र के राज्यों के लिए, उस क्षेत्र के देशों के लिए खुला था। आसियान का गठन 5 देशों, इंडोनेशिया,
मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के हस्ताक्षर से हुआ। भारत आसियान के गठन का संस्थापक सदस्य है। जब इन 5 में भारत का नाम ही नहीं है तो संस्थापक सदस्य कैसे हो गया? आइए, कहां है इसका उत्तर? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पेज नंबर 55 और 56। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास तेज करना था और इसके माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यही कारण था कि उस क्षेत्र के देशों के लिए खुला था। और बाद में दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान के क्या बन गए? सदस्य बन गए। और ये सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10। दूसरा कथन आराम से हो जाता है क्योंकि सदस्य देश अन्य सदस्यों के लिए खुला था। क्यों था? उसके उद्देश्यों का यहां पर उल्लेख है। और इसका और यदि हम बात करें तो भारत तो वैसे ही पता है आप लोगों को कि आसियान का संस्थापक सदस्य में नाम ही नहीं दे रखा, तो कैसे हो सकता है? अगला कथन, कक्षा 11 के एनसीईआरटी से हूबहू पूछा गया। एक बात आप लोगों को और बता देता हूं, स्कूल व्याख्याता 2022 का जो पेपर है उसमें यह डिट्टो प्रश्न था। शब्दावली भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, मेरे हिसाब से विकल्प भी चेंज नहीं होने चाहिए। इसलिए पुराने पेपर को पढ़ना चाहिए। यदि पुराने पेपर पढ़ने से 10 प्रश्न भी रिपीट होता है तो 10 तो आपके 100% सही होंगे। यही कारण है कि हमने प्रत्येक टॉपिक के बाद में एमसीक्यूज करवा रहे हैं आज तक के। न केवल एमसीक्यूज करवा रहे हैं, उनकी पीडीएफ भी दे रहे हैं, उनका वीडियो हल भी करवा रहे हैं ताकि पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वो एकात्मक हो, संघात्मक हो, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं। और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व किस सरकार पर है? केंद्र सरकार पर है। यह कथन तो है टीटी कृष्णामाचारी का, लेकिन कब कहा था उन्होंने? 11वीं की जो एनसीईआरटी की किताब है संविधान वाली, उसमें अध्याय 7 संघवाद 166 नंबर पेज आप लोग निकालना। टी कृष्णामाचारी संविधान सभा के वाद विवाद के खंड 11 में उन्होंने 25 नवंबर 1949 को यह बात कही थी। क्या कहा था? बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य चाहे एकात्मक हो चाहे संघात्मक, पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। हूबहू प्रश्न आया। हमने एमसीक्यू जब करवाए थे तो उसमें भी इस प्रश्न को करवाया था। वीडियो हॉल में भी आप लोगों के ये प्रश्न रहेगा। इस तरीके से जब हूबहू प्रश्न आ रहे हैं तो आप भला एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों की गलती है। मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ प्रश्न कहीं दूसरी जगह मिल जाएंगे, लेकिन बाकी नहीं मिलेंगे। एक और हूबहू प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 12th के एनसीईआरटी से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर तो है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं, गोवा से संबंधित है। कैसे पता चलेगा आप लोगों को? 8वां अध्याय या क्षेत्रीय आकांक्षाएं 169 पेज निकालकर देखें। गोवा की मुक्ति के संदर्भ में जो ब्रैकेट में दे रखा उसमें देखिए कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए। यानी कि गोवा का क्षेत्रीय दल जिसने कहा कि गोवा का विलय महाराष्ट्र में हो जाना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड गोवन पार्टी जो थी वो नहीं चाहती थी कि गोवा का विलय महाराष्ट्र में हो। इसके लिए 1961 से गोवा जो है संघ शासित प्रदेश बना। 1967 में वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया और 1987 में गोवा को भारत के 25वें राज्य का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यदि ये आपने पढ़ रखा था, आपको पता होगा कि ये महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा की थी, जो उसका कुछ लोग चाहते थे, उस पार्टी के लोग चाहते थे कि इसका विलय, गोवा का विलय किस में हो जाना चाहिए? महाराष्ट्र में हो जाना चाहिए। तो महाराष्ट्रवादी लिखने से महाराष्ट्र का राजनीतिक दल नहीं हो गया। अगला प्रश्न और देखिए। यह प्रश्न 12th की एनसीईआरटी संयुक्त राष्ट्र संघ से हूबहू। मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ वाले पार्ट में से 3 प्रश्न आए। पहला अध्याय जो संविधान क्यों है, 2 प्रश्न आए। नए बदलाव में से 2 प्रश्न आए हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कितनी अहमियत है। ये प्रश्न देखिए। यूथांट के समय जो घटना घटित हुई थी वो थी क्यूबा मिसाइल संकट, और जेवियर पेरेज के समय अफगानिस्तान पर सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया था, कोफी अन्नान के समय अमेरिका के नेतृत्व में जो 2003 में आक्रमण हुआ था, और डैग हैमरशोल्ड के समय स्वेज नहर विवाद हुआ था। यानी इसका उत्तर तो आप लोगों के हो गया 4। अब देखिए जरा इसका उत्तर कहां था। ये डैग हैमरशोल्ड, स्वेज नहर, यूथांट, क्यूबा मिसाइल संकट, जेवियर पेरेज, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना, कोफी अन्नान अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया था इन्होंने। आप इसे अंदाज लगा दीजिए। ये 87 पेज पर ये पूरा चार्ट दे रखा है। सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव दे रखे हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने दे रखे हैं। हमने जो नोट्स दिए एनसीईआरटी के, उसमें भी इन सारी चीजों को
एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है, रिवीजन कक्षा में भी पढ़ाया, और एनसीईआरटी जो यूट्यूब पर करवा रखी है, आप किसी भी वीडियो को जाकर देखिए, लाइन टू लाइन हमने पढ़ा रखा है, ये सारे प्रश्न वहां से कवर हो रहे हैं। अगला प्रश्न फिर से इसी अध्याय में से है, संयुक्त राष्ट्र संघ में से, ये तीसरा प्रश्न। 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु पहल किसने की? किसने पहल की? पहल की थी कोफी ए अन्नान ने। और ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई और सुधार किया गया। आगे लिखा गया है पेज नंबर 88, ये दे दिया आप लोगों के कोफी अन्नान। इस तरीके से हूबहू प्रश्न आप लोगों के एनसीईआरटी में से पूछे गए। उन सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की। 13 प्रश्न जो मुझे मिले, हो सकता है 1-2 प्रश्न कहीं और भी हो सकता है, और 13 के 13 प्रश्न हूबहू थे। ठीक से यदि एनसीईआरटी पढ़ के कोई गए हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इस कक्षा के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाह रहा हूं कि आप 11th और 12th के एनसीईआरटी को ठीक से तैयार रखें, चाहे आप सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कॉलेज व्याख्याता दे रहे हैं, चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में 12th की एनसीईआरटी तो बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत सारे तथ्य भी है। हालांकि 11th की एनसीईआरटी में तथ्य ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वहां पर भी दे रखा है। अंत में आप सबका आभार इस वीडियो को देखने के लिए। विद्यार्थियों तक शेयर करके इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। इसी प्रकार के नए वीडियो आप फिर से हम अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।